हेलो फ्रेंड्स, आइए हम आज के इस वीडियो में कक्षा 10 का गणित पढ़ेंगे जो कि अभ्यास 4A है। तो आज इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 10 से 13 तक के क्वेश्चन को सभी बताएंगे। जैसे कि अब आपने पिछली वीडियो में हमने बताया कि क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक हमने क्वेश्चन बता दिया है पिछली वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो हम इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कक्षा 10 का है मैथ, जो कि अभ्यास 4A है। तो ये क्वेश्चन जो हम आज बताएंगे, आप जैसा कि देख सकते हैं, क्वेश्चन किताब नहीं है, फिर भी क्वेश्चन को मैंने टाइप किया है, लिखा है अच्छी तरह से, मैंने बहुत मेहनत से। डॉक्टर मनोहरे की किताब है, आपके पास किताब होगा तो वहाँ पे देख लीजिएगा। प्रश्नावली 4A है, ठीक है। प्रश्नावली 4A को हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने कक्षा 1 से लेकर 9 तक के सवालों को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। तो आज ही इस वीडियो में हम प्रश्न 10 से लेकर और 13 तक के प्रश्नों को हल करेंगे अच्छी तरह से। जैसे कि आप प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न दिया है पहला, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांकों को ज्ञात करना मतलब क्या ज्ञात करना है कि यहाँ क्या पूर्णांक है, हमें पूर्णांकों की वैल्यू को ज्ञात करना है, एक्स की मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न क्या, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये 12वां क्वेश्चन है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 580 किलोमीटर वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटर में दिया गया है, ठीक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हमको लंबाई और चौड़ाई इसमें ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर ये 13वां दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो उनकी आयु जो कि वर्षों में दिया होगा का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद पश्चात माने बाद 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आज के इस वीडियो में डॉक्टर मनोहरे का प्रश्नावली 4A जो कि क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि फ्रेंड्स आप नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ताकि आप जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन जाए और अपने अब देख सकें वीडियो को, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन हम अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, ये भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि 2025 में जो बोर्ड के एग्जाम आने वाला है, तो ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 नंबर में देखने को मिलेगा। जैसे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, सेम टू सेम आपको ऐसे ही करके आना है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। वैसे सेम वैसे करके आएंगे तभी आपको नंबर अच्छे से मिलेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल लिखना पड़ता है, तभी ना आपको नंबर देगा एग्जामिनर। कैसे देगा नंबर, बिना थ्योरेटिकल डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे नंबर कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन हम क्वेश्चन को लिखवाएंगे नहीं, डायरेक्टली हम आंसर लिखवाएंगे। क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। इसे पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखेंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे, माना हल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम आपको बताएंगे वैसे ही बोर्ड के एग्जाम में लिख के आना है, तभी अच्छे नंबर तब पाएंगे, ठीक है। क्या पूर्णांक क्रमशः माने जो पारी पर मानेंगे, क्रमशः के ना दिया है, मान लेते हैं एक्स मानते हैं। देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, देखो दो क्रमागत माने बारीक बारीक से, क्रमागत माने एक के बाद एक, दो क्रमागत धनात्मक माना है, इसका मतलब ऐसा मानेंगे कि जोड़ने पर तो धनात्मक आना चाहिए, चिन्ह माइनस नहीं आना चाहिए। तो एक क्रमागत चिन्ह क्या हो गया, एक्स मानते हैं। और तथा दूसरा क्या मानेंगे, दो क्रमागत पूछा है तो एक ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, एक्स क्या होगा बताओ,
x+1 होगा, x+1, ठीक है, ये होगा, ठीक। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x+1 है, ठीक है। तो दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा है कि दोनों धनात्मक, आप देख लीजिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन को दिखा दे रहे हैं अच्छे से। इसमें दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 दिया है। इसका मतलब दोनों का गुणनफल 360 दिया है। जो हम माने हैं x+1 है, वो एक x जो है एक क्रमागत है, x+1 दूसरा क्रमागत है, और दोनों क्रमागत को गुणनफल दिया है, कितना दिया है, 306 दिया है, ठीक है। तो 306 हमको प्रश्नानुसार लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। यहाँ पहले यहाँ लिखेंगे दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, कितना, 306, ठीक है। जो कि ये जो हमने लिखे हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, ये दिया है, ये लिखा है दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। अभी जो ये लिखे हैं इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, ये प्रश्नानुसार होता है, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, देखो इसका दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, इसका मतलब ये फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक हो गया, सेकंड धनात्मक पूर्णांक हो गया, इसका मतलब इसका आपस में गुणा करेंगे, इसका गुणनफल दिया है 306 दिया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x, ये x हो गया, इंटू x+1 लिखेंगे, x+1 लिखेंगे, ये किसके बराबर है, 306 के बराबर है, ये 306 लिख देंगे। देखो जब भी इसके बराबर कोई चिन्ह होता है तो इसलिए ये चिन्ह आवश्यक लगाना, ठीक है। आप बोर्ड के एग्जाम में ये बोलना मत, ठीक है। देखो x से x का गुणा दोनों में करेंगे, x का गुणा इसमें करेंगे, देखो ये इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसका मतलब गुणा में क्या होता है, घात पावर में जुड़ता है, 1 1 2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या, x की पावर 2 हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसका इसमें करेंगे, 1 में x गुणा करेंगे, x आएगा, ठीक है, x एक इक्वल लिखेंगे, ये बराबर 306 लिख देंगे। अब देखो इसको इस साइड लाएंगे, इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, x² प्लस x माइनस 306 हो जाएगा ये। अब जब ये पूरा टर्म इस साइड आ गया तो इधर क्या बचा, 0 बचा, यानी इक्वल में 0 होगा, ठीक है। अब देखो हम, अब ये क्या बच गया, ये बहुपद हो गया, ठीक है, ये क्या बन गया, एक इसे बहुपद बोलेंगे, एक इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया ये, एक प्रकार से द्विघात समीकरण बन गया। क्यों द्विघात समीकरण, क्योंकि x की पावर कितना है, मैक्सिमम 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण हो गया। अब इसके द्विघात समीकरण का हम क्या कहेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप गुणनखंड पढ़े हैं, हमने बताया पिछले वीडियो में, अगर नहीं पढ़े हैं गुणनखंड तो इसी चैनल में चाहिए, उसमें गुणनखंड हम अच्छी तरह से बताए हैं, ठीक है। अब वहाँ से देख लीजिए गुणनखंड कैसे करते हैं। फिर भी यहाँ पे हम गुणनखंड को आपको बताना सीखेंगे, बताएं, ठीक है, बताना सिखाएंगे आसानी भाषा से। देखो यहाँ पहला पद क्या है, x है, लास्ट पद क्या है, 306, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, यही होता है गुणनखंड के नियम। तो आपस में गुणा करेंगे, क्या होगा, 306 होगा, इसके बगल में कुछ नहीं, इसका एक है, एक गुणा 306 में करेंगे, 306 आएगा। अब देखो 306 को ऐसे दो भागों में विभाजित करना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 306 ही है, और वही आपस में घटाने पर, क्योंकि कैसे घटेगा, क्योंकि गुणनखंड का जो लास्ट टर्म का चिन्ह होता है, इसका लास्ट चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए आपस में घटेंगे। आपस में घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, बीच वाला टर्म क्या है, एक x है, इसके बगल में एक है नहीं, इसके बगल में कुछ नहीं, इसका में एक है, ठीक है। इसका मतलब आपस में घटाने पर एक आना चाहिए, आपस में ऐसे गुणा करें कि 306 है, और आपस में घटाने पर बीच में टर्म आना चाहिए, एक आना चाहिए, ठीक है, आपस में घटाने पे एक आना चाहिए। तो हम चलो इसको करते हैं। देखो यदि हम 18 गुणा हम 17 में कर दें, तो गुणा करेंगे तो 306 आएगा। कैसे आएगा, देखो गुणा करके देखो, 17 में इसमें 8 गुणा करेंगे, 17 8 100 कितना होगा, 17 25 70 70 70 100 नहीं, 17 136, 17 8 136, 36 के 6 लगे कितना, देखो 136 से लिखेंगे, हाथ लगा 13 लगेगा ना, हाथ लगा 13, देखो 17 में 1 गुणा 17 कम 17, 17 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 आएगा ना। देखो 7 3 10 की 0 हो जाएगा, 1 2 1 3, इसलिए इसको आपस में गुणा करने पर इतना आ रहा है, और इसको घटाने पर बीच में टर्म आना चाहिए, बीच में टर्म क्या है, एक है, x है, इसका मतलब एक आना चाहिए, 18 में 17 घटाएंगे तो एक आएगा, इसका मतलब ये 18 और 17 को लेके हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है। देखो ये यहाँ पहले x है तो x लिखेंगे, x² लिखेंगे, यहाँ प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, इसको आपस में क्या किए हैं, घटाए हैं। कैसे पता घटाए हैं, कि क्योंकि यहाँ चिन्ह क्या है, इसका
चिन्ह ये है इसलिए आपस में घटेंगे। इसका मतलब 18, यहाँ 18 माइनस 17 लिखेंगे, घटेंगे। यहाँ x है तो x लिखेंगे, ये माइनस 306 उतार देंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा हम कैसे उसको कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ x है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये प्लस और प्लस लिखेंगे, ये एक्स गुणा दोनों में करेंगे, यानी इसका मतलब 18x हो जाएगा, ये माइनस होता है माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस ही होता है, 17 में x गुणा 17x होगा, देखो 17x होगा, माइनस 306 लिखेंगे। अब देखो ध्यान से देखिए इसको कैसे करते हैं। देखो ये एक टर्म बन गया, ये दूसरा टर्म बन गया, ठीक है। तो इसमें से हम कॉमन लेंगे, इसमें से इसमें x है, इसमें x है, इसलिए x को कॉमन लेंगे। देखो ये x को कॉमन लेने का मतलब क्या है, इसमें भाग देना, इसका इसमें भाग देंगे तो एक x कटेगा, एक बचेगा, x बचेगा, ये प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, इसका x भाग देंगे, x कैंसिल हो क्या मतलब 18 बचा, ठीक है। देखो ये माइनस माइनस लिखेंगे। अब देखो इसमें से 17 कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि 17 जो होगा 17 को स्वयं काटेगा और 17 306 को भी काट देगा, ठीक है, इसलिए 17 को कॉमन लेंगे, 17 कॉमन लेंगे। देखो ये 17 कॉमन लेंगे, 17 भाग देंगे, कितने बचे, 17 कैंसिल, x बचा, x लिखेंगे, 17 ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 17 में इसमें भाग देंगे कितना होगा, 17 का भाग इसमें देंगे तो 18 बार जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 18 लिखेंगे। अब देखो x प्लस 18, x प्लस 18, इसका मतलब जो गुणनखंड का यही नियम होता है, यदि जो कोष्टक में दो कोष्टक हैं आपस में सेम होना चाहिए, अगर ये दोनों कोष्टक सेम नहीं है इसका मतलब गुणनखंड गलत है। देखो इसमें x प्लस 18 दोनों सेम है, इसलिए गुणनखंड सही है। जो सेम है इसको एक क्वेश्चन लिखेंगे, इसका मतलब x प्लस 18 क्या है, 2 है, इसका मतलब उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कामा ले लेंगे, इसको एक बाहर निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम, अब आपको दिख रहा होगा, देखो x प्लस कितना है, x प्लस हम को 18 2 उठा इसलिए बाहर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन दूसरा में क्या लेंगे, जो बचा x प्लस माइनस 17 लेंगे, ठीक है, जो बचा है दूसरे क्वेश्चन में यही लिखेंगे हम, x माइनस 17 लिख देंगे। अब देखो इसके बराबर जीरो लग रहा है ना, यहाँ पे जीरो लगाना भूलना मत, ठीक है, ये जीरो लगेगा, ठीक है, यहाँ पे जीरो लगेगा, ठीक, यहाँ पे जीरो लगा देंगे। अब देखो इसके बराबर क्या होगा, जीरो होगा, ये जब भी बराबर चिन्ह लगेगा तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह जरूर लगेगा, ठीक है, ये वाला चिन्ह है। देखो अब देखो हमको फाइंड करना है दो क्रमागत मान, ठीक है, x की दो वैल्यू को फाइंड करना है। देखो अब देखो x प्लस 18 है, तो एक बार इसको लेके इस बराबर करेंगे, एक बार इसको लेके इसको बराबर करेंगे, तो पहले इसको लेते हैं, तो x प्लस 18 बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, पहले इसको हल करते हैं, तो क्या होगा, तो देखो x प्लस 18 है तो x का हमको मान निकालना है, x बराबर लिखेंगे x, इसकी x बराबर ये प्लस है उस बगल जाएगा कि माइनस हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये क्या है, x के मान हमेशा माइनस में नहीं आता है, इसलिए ये इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो इसको नहीं लेंगे, इस मान को नहीं लिया जाएगा, इस मान को नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक इसमें क्वेश्चन में दिया है धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब जो भी क्रमागत जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, इस ये क्या है ऋणात्मक है, इसलिए नहीं होगा। अब देखो दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या है, x माइनस 18 इसको लिखेंगे, x माइनस 17 है ना, तो x माइनस 17 लिखेंगे, x माइनस 17 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब देखो x इक्वल टू ये माइनस है उस बगल से प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो x का मान यही हो जाएगा, x का मान यही हो जाएगा। तो देखो इसमें पूछा है कि दो क्रमागत, इसका मतलब x की दो वैल्यू पूछा है, देखो x का मान पता चल गया, अभी एक x का मान है x प्लस 1, ठीक है, x का मान है, इसमें x का मान रखेंगे, ये लिखेंगे, अतः x प्लस 1 बराबर कितना है, x का मान कितना है 17 दिया है, 17 प्लस 1 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मान कितना आ जाएगा बताओ, तो यही हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, और एक आंसर ये हो जाएगा x का मान, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब 10 को अगले क्वेश्चन में देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 हमने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 11 को बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर इसको प्रति बोलते हैं, एच को घंटा बोलते हैं, प्रति घंटा शॉर्टकट है, कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, क्या लेती है, समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे अच्छी तरह से, चलिए देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में ये जो भी पूछा है उसको मानते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल पूछा है तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x, ठीक है। देखो यहाँ लिखे माना क्या मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी
गाड़ी रेलगाड़ी की रेलगाड़ी की चाल। ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, थोड़ा इसको स्किप कर दे रहे हैं। देखो, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। एक्स के माना रेलगाड़ी की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। देखो रेलगाड़ी की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो चाल इतना दे दिया, पहले क्या चल रहा था, मतलब समान चाल से चल रहा था, तो उस रेलगाड़ी की चाल इतना दिया है, ठीक है। तो अब लिखेंगे चाल बराबर दूरी पर समय। देखो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, समय बराबर समय, ये सूत्र है। समय बराबर क्या होता है बताओ, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। यही सूत्र होता है, इस सूत्र को याद करना है आपको, ठीक है। ये सूत्र होता है, समय दूरी बटे चाल होता है। तो माना गाड़ी की चाल एक्स किलोमीटर घंटा है, इसका मतलब एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया देख लीजिए आप, कि एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर की दूरी समान चाल से चल रही है, मतलब समान चाल से चल रही है, इतने किलोमीटर समान चाल से चल रही है, इसलिए हम चाल को एक्स माने हैं। तो एक्स माने हैं तो समय क्या होगा, समय चाल से चल रही है तो एक्स मतलब समय क्या होगा, मतलब समान चाल से चल रही है, समय क्या होगा, समय समय क्या होगा, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल लिखेंगे, ठीक है। चाल को हमने एक्स माना है, इसलिए इसको वही सूत्र लगाएंगे, ठीक है। इसमें देखो समान चाल से चल रही थी, कितना दूरी, देखो दूरी दिया है, कितना दूरी दिया है, ठीक है। दूरी लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम आपको शॉर्ट कर बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखो देखो ये मान लो गाड़ी की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, समय ये सूत्र है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। देखो समान चाल से चलिए, दूरी कितना 480 किलोमीटर दूरी है, तो समान चाल से चल रही है, तो समान चाल को हमने एक्स माना है, तो इसमें समय निकालेंगे, इसमें समय बराबर निकालेंगे, समय समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल, दूरी कितना दिया है 480 किलोमीटर दिया है, ठीक है। 480 किलोमीटर दिया है, 480 किलोमीटर बटे दूरी बटे समय, सॉरी दूरी बटे चाल, चाल कितना माना है, चाल को एक्स माना हमने, ठीक है, चाल को एक्स माना है, ठीक है। ये एक्स हो गया। अब देखो ये एक्स हो गया, ठीक। अब ये हो गया, ठीक है। अब देखो फिर उसमें फिर आगे बोला है कि यदि रेलगाड़ी की चाल को, देखो इसमें क्वेश्चन बताएंगे थोड़ा सा। देखो पूछ देखो इसका हो गया, तो यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तो मतलब जो इतना चाल से, जैसे एक्स चाल माना था, यदि एक्स चाल को हमने क्या किया, एक्स चाल से चल रहा था, तो चाल को हमने कम कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, एक्स-8, चाल को हमने कम करने का मतलब क्या है, एक्स-8। तो कम हो तो वह उसी दूरी को, मतलब इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगाती है। देखो जब कोई दूरी तय करने में और अधिक समय लगाना, समय मतलब अधिक अधिक समय लगता है, मतलब क्या है, 3 घंटे अधिक समय लेता है। 3 घंटे अधिक समय लेने का मतलब क्या होता है कि क्या होता है, वो समय में अंतर होता है, मतलब वो पहले उतना पहुँचता था तो अब पहले ही पहुँच रहा है, मतलब ज़्यादा समय लग रहा है, पहले इतना पहुँचा था अब ज़्यादा समय लग रहा है, बस समय का अंतर है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो चलिए इसमें लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। देखो रेलगाड़ी की चाल में कमी, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल में कमी लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे, रेलगाड़ी की चाल में कमी, रेलगाड़ी की चाल में कमी की ना, पहले एक्स चाल से चल रहा था, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की, मतलब क्या है, कम कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या, समय में अंतर कम हो गया, तो चाल कम हो गया, तो चाल कमी लिखेंगे, कमी में क्या लिखेंगे, पहले एक्स था अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, तो x-8 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये हो गया ना, अब जब ये इतनी की चाल से चल रही है, तो इसका समय निकालेंगे, कितने समय से उसको, कितना समय लगेगा उसको वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। अब ये समय निकालेंगे, समय निकालेंगे, समय। देखो रेलगाड़ी की चाल में कमी इतना हो गया, मतलब अब इतने की स्पीड से वो जाएगी, ठीक है, इतनी इतनी की चाल से वो जाएगी, तो कितना समय लगेगा पहुँचने में, तो कितना समय लगेगा, समय निकालेंगे, समय बराबर सूत्र क्या है, यहाँ पे समय दूरी बटे चाल। अब दूरी क्या होगा, सेम दूरी को, इसमें क्वेश्चन में खुद पूछा गया है, तो सेम दूरी को, देखो इसमें ध्यान से देखिए। देखो यदि उसकी चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो वह उसी दूरी को, मतलब सेम दूरी को, ये जो है 480 दूरी को, ठीक है, उसी दूरी को, ठीक है, उसमें दिया है, देखो सेम दूरी को, तो दूरी क्या है 480 दिया है, ठीक है, 480। हम यहाँ दूरी लिख ही लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। दूरी कितना दिया है, 480 किलोमीटर दिया है, ठीक है, दूरी किलोमीटर में दिया है। तो समय दूरी बटे चाल होता है, समय और क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, समय निकालेंगे, तो दूरी कितना 480 है,
480 बटे समय कितना लगा, देखो दूरी हो गया, चाल क्या है, चाल हमको x-8 माने हैं, तो x-8 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछा है 3 घंटे अधिक लेती है, क्या समय लेती है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, मतलब समय लेती है, समय का अंतर दिया है। ये क्या है, समय का अंतर दिया है, इसका मतलब हम समय के अंतर को घटाएंगे। ठीक है, ठीक, समय को अंतर को घटाएंगे। समय का अंतर कितना दिया है, 3 दिया है, 3 घंटे दिया है। इसका मतलब इसका और इसका अंतर इतना दिया है। ठीक है, देखो समय का अंतर दिया है तो हम प्रश्न फिर यहाँ लिखेंगे, अतः देखो अब समय का अंतर इतना दिया है, तो इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो दोनों समय में अंतर, अब देखो दोनों समय में अंतर पूछा है, दोनों समयों में अंतर दोनों समय में अंतर कितना दिया है, 3 घंटा दिया है, 3 घंटे दिया है। देखो दोनों समय में अंतर, एक समय देखो, एक समय ये हो गया और दूसरा समय ये हो गया, इसके इन दोनों समय का अंतर कितना, 3 घंटा दिया है, इसलिए इसको घटाकर इसके बराबर लिखेंगे। ठीक है, देखो इसको ये जो है 480 बटे एक्स, फिर माइनस करेंगे 480 बटे -x-8 इक्वल टू 3 की लिखेंगे, क्योंकि दोनों समय का अंतर दिया है। ठीक है, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो डरिएगा नहीं, हम क्वेश्चन का आसान करके लिखेंगे। देखो क्या लिखें, पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, 480 बटे लिखेंगे, 480 बटे x-8 लिखेंगे, फिर माइनस, समय का अंतर पूछा है तो ये है समय का अंतर कितना दिया है, 480 बटे x है, तो इसको लिखेंगे 480 बटे x लिखेंगे, इक्वल टू ये है, ये इक्वल है ना, इक्वल 3 लिखेंगे। देखो ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, ये भिन्न हो गया, भिन्न का घटाना हो गया, ये भिन्न का घटाना हो गया। भिन्न का घटाना क्या क्या कैसे होता है बताते हैं हमको। देखो भिन्न के घटाने में होता है कि इसका लॉस लें, या तो इसका इसमें गुणा करें, या तो इसमें गुणा करें, फिर इसको आपस में गुणा करें। ठीक, यही होता है नियम, तो वैसे ही हम करते हैं। देखो पहले इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या होगा, 480 में गुणा करेंगे, 480 एक्स हो जाएगा, 480 एक्स हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 480 लिखेंगे। देखो 480 लिखेंगे, फिर गुणित लगाने के लिए x-8 लिखेंगे। ठीक है, अब ये बटे में लिखेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, ये दोनों आपस में गुणा कर तो क्या x में x-8 का गुणा कर देंगे, ये इक्वल टू 3 लिख देंगे, 3। अब देखो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए इसको हम कैसे करते हैं। अब इसको सेम यहाँ पर उतारेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो कितना दिया है, 480 माइनस 480, ये x-8 बटे कितना दिया है, x, फिर x-8 दिया है, ये इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स को गुणा करते हैं। देखो ये 480 वैसे लिखेंगे, 480 हो गया, ये माइनस लिखेंगे। देखो 480 के इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 480 एक्स हो जाएगा। ठीक है, सॉरी देखो यहाँ पे 480 एक्स है, इसलिए यहाँ पे हम 480 एक्स को लिखेंगे। ठीक है, अब एक्स हो गया, अब देखो यहाँ पे ये एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 480 में 8 गुणा करेंगे, कितना होगा, देखो पहले ये इसको गुणा पहले जीरो करेंगे, 8 शून्य शून्य होगा, यहाँ शून्य लिखेंगे, फिर 8 का गुणा 8 में 8 64, 64 की 4 होगा, इसलिए कितना 6, फिर 8 को 32, 32 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 32, 32 6 2 8, मतलब कितना 38 होगा। ठीक है, ये होगा 32 में इतना ही गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा आंसर ना। ठीक, 1280। ठीक है, देखो इसमें गुणा करें इतना आ गया। ठीक, देखो गुणा तो समझ में आ गया कि नहीं। देखो 8 गुणा जीरो में करेंगे, 8 शून्य शून्य, 8 8 64, 8 64 की 4 हाथ लेंगे 6, 60 4 64 6, फिर 8 चौके 32, 33 34 35, 36 37 38, 38 हो गया। अब ये इक्वल है, इक्वल 3 लिखेंगे। अब यहाँ बटे क्या है, ये है, इसका गुणा इस दोनों में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर -8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसको गुणा कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ध्यान से कैसे इसको हल करते हैं। देखो इसमें दिया है, अब देखो ये 480x है, 480x है, इसका मतलब ये है, ये समान है, इसका सजातीय पद है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका मतलब क्या होगा, आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, ये बीच में माइनस है। देखो ये माइनस है ना, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, इसका मतलब क्या है, अपोजिट है, इसलिए आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, ये प्लस ये माइनस कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचा, देखो 300 ये बचा ना, ये माइनस में देखो
एक गलती मैंने थोड़ा कर दिया, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो ये माइनस है, ये माइनस है, इसलिए इसमें गुणा करेंगे तो माइनस रहेगा, -480 एक्स हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो आप सुधार लीजिएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो अब देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा। देखो अब ये प्लस माइनस कट गया, अब यहाँ प्लस हो गया, 380 लिखेंगे, 3840 लिखेंगे। अब देखो ये इसके बटे एक मान सकते हैं, ठीक है, ये इक्वल है, इसके बटे एक मान सकते हैं। अब ये वज्र गुणनफल हो गया। देखो और थोड़ा आसान आपको बताते हैं, x² - 8x इक्वल 3/1, ठीक है। अब देखो ये वज्र गुणनफल आपको जानते हैं। देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, ये वज्र गुणनफल है, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे, एक गुणा इसमें करेंगे, उतने ही आएगा। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, इस पहले इसमें कर लेते हैं, तो क्या होगा 3x² - 8x। आपको हम एक एक पार्ट आपको मतलब बता रहे हैं, ठीक है, गुणा करना कैसे है, ठीक है। अब देखो 3 का गुणा दोनों में करेंगे, कितना होगा 3x हो जाएगा, 3x², ये माइनस माइनस लिखेंगे, 8×3 = 24x हो जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर है, बराबर कितना है 380 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या बना है, ये द्विघात समीकरण बनने वाला है। देखो ये 3 है, 3x² है, ये माइनस है, -2 इतना हो जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा। फिर ये देखो इस बराबर उस बगल है, इस बगल है, क्या होगा माइनस हो जाएगा, -3840। यहाँ ये वाला टर्म इस बगल आ गया, तो इधर क्या बचा, 0 बचा, =0। अब देखो ये बन गया ना द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में बन गया तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड करने से पहले देखेंगे इसमें कॉमन है कि नहीं, ठीक है। इसे ये 3 इससे कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, इसलिए हम 3 को कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x²। कॉमन लेने मतलब इसमें भाग देना, 3 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार गया, एक बार गया, तो क्या बचा x² लेंगे, ये माइनस से माइनस लेंगे, 3×3 = 24, कितने बार गया, 8 बार गया, 3×24, ये x बच गया। ये माइनस से माइनस देंगे, इसका भाग इसमें देंगे, 3 × 3 कैंसिल हो गया। फिर 3 का भाग 8 में देंगे, 3 दूनी 6, 6 देखो 6 बचा, 6 घटाएंगे कितना, 2 बचा, इसका मतलब 24 हो गया, ये 2 इस बगल 24 हो गया, 3/24, ठीक कट गया। इसका मतलब 3 × 3 लिखेंगे, 3 दूनी 6 लिखेंगे, 3×8 = 24 लेंगे, ये 0 सेम होगा। अब इसके बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तब देखो ये यहाँ कुछ चिन्ह क्या है, गुणा है, गुणा है, उस बगल जाके भाग हो जाएगा, इसके बगल भाग हो जाएगा, इसका मतलब 0 बटे क्या हो गया 3 हो जाएगा, मतलब 0 शून्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, तो अब देखो ये इसको उस बगल हो गया, तो इसका मतलब है x² - 8x - 1280 लिखेंगे, =0 लिखेंगे। इस 3 को इसमें क्या होगा, गुणा हो, इसमें भाग हो जाएगा, इसमें मतलब 0 में 3 का भाग देके 0 ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो देखो ये क्या बनेगा, एक द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण में इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए जैसे हम इसमें गुणनखंड बताए थे पिछले क्वेश्चन में, सेम वैसे ही इसमें गुणनखंड करेंगे। देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आपस में गुणा करेंगे, तो इसमें इसके बगल 1 है, 1 गुणा इसमें करेंगे तो 1280 आएगा। देखो 1280 आ गया ना, देखो ध्यान से देखना, यहाँ खाली हाथ बताते हैं। देखो 1280 आ गया, 1280 के ऐसे 2 टर्म बनाना है, ऐसे इसको 2 भागों में विभाजित करना है कि आपस में गुणा करने पर 1280 ही आए, वही आपस में घटाने पर कैसे पता चला, क्योंकि गुणनखंड का जो लास्ट टर्म है इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इससे आपस में घटाने पर, आपस में घटाने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, बीच वाला टर्म यानी कि 8 है। इसका मतलब इसके 2 भागों में विभाजित करना है, उसको घटाने पर बीच वाला टर्म 8 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो इसको हम करने के लिए 40, यदि हम 40 यही दिया है ना, देखो 40 यदि हम 40 का गुणा और 32 में कर दें तो हम 1280 लाएंगे, और वही आपस में घटाने पर, इसको घटाने पर हमको 8 आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो कैसे करेंगे, जैसे ये शून्य है, शून्य को गुणा नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक शून्य लास्ट में लगेगा, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12, इसका मतलब ये होगा लास्ट में शून्य लगेगा, इसका मतलब आपस में गुणा करने पर इतना आ रहा है, इसको आपस में घटाने पर बीच में टर्म 8 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 40 और 32 को लेकर चलेंगे, ठीक है। देखो ये x है, x² लिखेंगे, ये यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखो इसको क्या कहें, आपस में घटाए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस है, इसलिए आपस में घटे हैं, तो 40 माइनस के ना 32 लिखेंगे, यहाँ x है तो x लिखेंगे, ये माइनस में 1280 उतार देंगे, 1280 उतर जाएगा, ये इसके बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं, तो ये x², ये माइनस, इसका गुणा दोनों करेंगे, तो 40 x हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 x हो जाएगा, ये माइनस 1280 हो जाएगा, 1280 हो जाएगा, इसकी इस बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो ये पन्ना भर गया, तो अगला पन्ना हमको बताएंगे, ठीक यही दोबारा से बताएंगे, ठीक है। x² माइनस, अब देखो इसमें दिया है, कितना दिया है, x² माइनस
40x ये प्लस 32x हो जाएगा। फिर कितना -1280 हो गया। इसके बराबर कितना है, 0 है। ठीक है, तो देखो इसके बराबर 0 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए। अब देखो ये एक टर्म बन गया, ये दूसरा पद बन गया। ठीक है, टर्म बन गया। तो इसमें से कामा क्या लेंगे, एक्स लेंगे। इसमें एक्स है, इसमें एक्स, इसलिए एक्स कामा लेंगे। ठीक है, इसका भाग देंगे तो क्या बचेगी, एक्स बचेगी। इसका ये माइनस तो माइनस लेंगे, इसका भाग देंगे, एक्स कैंसिल, कितना बचा, 40 बचा। देखो ये प्लस हो तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कामा लें कि दोनों करना चाहिए। सबसे छोटा टर्म 32 है, इसलिए 32 को ही कामा लेंगे। ठीक है, अब देखो इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगी। ये प्लस माइनस माइनस होगा, 32 में भाग देंगे, 32 का भाग अगर 1280 में देंगे तो 40 ही आएगा। ठीक है, ये 40 आएगा, करके देख लीजिएगा, यही आता है। देखो ये एक्स माइनस 40 सेम है। इसका मतलब ये एक क्वेश्चन में मतलब कॉमन बाहर निकालें। दूसरे क्वेश्चन में क्या हुआ, एक्स प्लस 32 को इसको लिख देंगे, इसकी इसको 0 हो गया। अब देखो x-40 को बराबर 0 लिखेंगे एक बार, फिर x+32 के बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी देखो x-40 को लिखते हैं, x-40 बराबर 0 लिखेंगे तो क्या होगा, x बराबर ये माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर 40 का मतलब एक आंसर ये हो गया। अब देखो, अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा लेंगे कि x+32 बराबर 0 है। देखो ये x है, ये प्लस उस बगल जाएगा, माइनस हो जाएगा, -32। ठीक है, अब देखो जो भी क्या होता है कि चाल जो होता है माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसको अग्राह लिखेंगे, अग्राह। ठीक है, ये अग्राह होता है, माइनस किसी भी रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो उम्मीद है भी ये है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रेलगाड़ी की चाल ही पूछा था। देख लीजिए क्वेश्चन में रेलगाड़ी की चाल ही पूछा था। देखो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की चाल एक्स माना था, तो रेलगाड़ी की चाल एक्स, ये आंसर आ गया है। ठीक है, यदि यदि वो भी पूछ, ठीक है, ये रेलगाड़ी की चाल हो गया, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, 25 में भी पूछा जा सकता है, 2025 में बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर दीजिए। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको न समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको उस क्वेश्चन को दोबारा से बताने का प्रयास करेंगे। अब अपने दोस्तों के भी पास शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी एग्जाम में आपको सहयोग कर सकें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन पूछा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई जो कि मीटर में होगा, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। मतलब क्या, क्षेत्र की लंबाई जो हो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, भूखंड की हमको लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप डॉक्टर मनोहरी की किताब अगर आपके पास होगा तो वहाँ से प्रश्नावली 4 को खोल कर देख लीजिएगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो उसमें भी देगा, अभी इसी वही क्वेश्चन को हम यहाँ पे सलूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब नई किताब है तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, किसका, भूखंड की। भूखंड मतलब आयताकार भूखंड है, उसका हम लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जो भी माना है, जो भी क्वेश्चन मतलब पूछा है उसका हम उसको मानेंगे। ठीक है, माना भूखंड की चौड़ाई x मानते हैं। ठीक है, माना, आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए, माना भूखंड की चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई x मानते हैं। ठीक है, चौड़ाई x मानते हैं, x मीटर में दिया है, सभी मीटर में। देखो ये चित्र बनाते हैं एक, ये आपको चित्र से अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो ये इसे बोलते हैं लंबाई, इसे बोलते हैं, सॉरी इसे चौड़ाई बोलते हैं, इसे लंबाई बोलते हैं। तो इसे हम x मानते हैं, इसे क्या मानते हैं, तो इस अगला देखेंगे, ये x हो गया। अब देखेंगे भूखंड की लंबाई क्या होती है, बताओ। अब क्वेश्चन में ही दिया है, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि इतना दिया है वर्ग मीटर। क्षेत्र की लंबाई, देखो लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई से के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। देखो आयताकार का जो क्षेत्र होता है x सभी जगह होता है। ठीक है,
तो चौड़ाई क्वेश्चन दिया है कि लंबाई जो है, क्षेत्र की जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यही क्वेश्चन पूछा है ना, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। इसलिए हम भूखंड की लंबाई क्या होता है बताओ, भूखंड की लंबाई चौड़ाई से दोगुने से अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे भूखंड की लंबाई। देखो चौड़ाई तो हो गया, अब यहाँ लिखेंगे भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई, एल से लंबाई होगा, लंबाई पूरा लिखिए, लंबाई। देखो भूखंड की लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, 2 गुने से अधिक है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 2 गुने से अधिक क्या होगा, 2 गुणित चौड़ाई के, मतलब लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, 2 हो गया गुणित चौड़ाई, यहाँ चौड़ाई लिखेंगे, ये होगा ना चौड़ाई, ये हो गया चौड़ाई हो गया, फिर इसके एक अधिक है, यही होता है। अब देखो इसमें इसका मान रखेंगे, देखो ये 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, चौड़ाई क्या है x है, इंटू एक्स लिखेंगे, ये +1 है, ठीक है, ये इसको बगल में, अब देखो इसको क्या करेंगे, ये 2x + 1 हो गया, ठीक है, ये इतना मीटर हो गया। यही क्वेश्चन पूछा है। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। देखो पूछा है कि क्षेत्रफल की लंबाई जो है ना, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, ठीक है, 2 गुने से एक अधिक है। तो सेम जैसा क्वेश्चन पूछा है उसको ऐसा ही प्रश्नानुसार हम यहाँ पे बना लिए हैं। देखो ये हो गया, देखो ये हो गया। अब देखो अब सूत्र होता है इस, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल ये लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यही सूत्र होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यही सूत्र होता है, ठीक है। अब सूत्र को याद कर लीजिएगा। देखो ये बराबर है इसलिए लगेगा। देखो आयत का क्षेत्रफल दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, देखो ध्यान से देखिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल कितना है, 580 वर्ग मीटर दिया है, ठीक है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 580। देखो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 580 दिया है, 528 दिया है, ठीक है, 528 दिया है। अब देखो ये इक्वल लिखेंगे, लंबाई कितना दिया है, ये लंबाई है ना, ये लंबाई का मान 2x + 1 है लंबाई, इसका मतलब 2x + 1 ये हो गया, ये इंटू है, इंटू लगाएंगे, चौड़ाई कितना दिया x चौड़ाई को x हमने माना है। देखो अब देखो इसको आराम से गुणा कर देंगे। देखो इसको उस साइड लिखते हैं, चाहे इसी साइड लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 5 2 8 लिखेंगे, ये इक्वल लिखेंगे, इसका गुणा दोनों करेंगे, ये 2x है, यहाँ x है, कितना होगा 2x² हो जाएगा, ये प्लस प्लस लिखेंगे, इसका गुणा करें x 1 होगा, 1 में x गुणा करें x होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको उस साइड भेजेंगे, क्यों उस साइड भेजेंगे, इसको इस साइड भी भेज सकते हैं, लेकिन इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, जो कि फिर आपको प्लस करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको ही उस साइड भेज देते हैं। तो ये +2x² + 1, 2x² + x है, तो इसको इस लिखेंगे 2x है, सॉरी ये 2x² है, ये प्लस x है, इसको उस साइड भेजेंगे क्या माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 2 8 = 0 हो गया। इसको इस साइड भेजे, यहाँ क्या बचा 0 बचा, इसलिए 0 लिखें, ठीक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, एक क्या बन गया, बहुपद बन गया, बहुपद, ये क्या है बहुपद, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। देखो इसमें से कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, जैसे कि आप गुणनखंड में करते आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को किसी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम गुणा करके देखते हैं। तो इसका 528 में 2 को गुणा करेंगे, ठीक है, तो यही करेंगे। तो देखो यहाँ जगह है, अब यहाँ बता दे रहे हैं, नहीं यहाँ बता दे रहे हैं, यहाँ थोड़ा अच्छे है। देखो 528 में हमको 2 का गुणा करेंगे, 2 8 दूनी 16, 8 दूनी 4 1 5 5 दूनी 10, ये हो गया, कितना हो गया 10 56 हो गया। अब देखो 10 56 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है कि आपस में गुणा करने पर 528 आए, वही आपस में घटाने पर क्यों घटेगा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह है, लास्ट टर्म का चिन्ह क्या है, ये माइनस, इसे आपस में घटाने पर बीच में टर्म आना चाहिए, बीच में टर्म क्या है x है, इसका मतलब x के बगल में कोई अंक नहीं है, 1 मानेंगे, इसका मतलब आपस में घटाने पर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 10 56 है, तो 10 56 को आपस में हम पहले, तो फ्रेंड्स देखिए, देखो 10 56 आ गया ना। अब 10 56 को हम इसको ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है कि गुणा करने पर 10 56 ही आए, और वही आपस में घटाने पर जो गुणा करे हैं वही उसको आपस में घटाने पर कितना आना चाहिए, बीच में टर्म में, यानी क्या आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए, बीच में टर्म में x है, इसके बगल में 1 है, 1 आना चाहिए। तो यदि हम 33 का गुणा 32 में कर दें तो 256 आ जाएगा, तो 10 56 आ जाएगा, वही आपस में घटाने पर 1 आएगा, 33 में से 32 घटाकर क्या आएगा, 1 आएगा। 33 - 32 करेंगे तो
कितना चाहिए, 1 आएगा, इसको गुणा करने पर कितना है 10 56 आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको लेके चल देंगे, 32 और 33 को लेके चलेंगे। यहाँ पहले क्या 2x है तो 2x² लिखेंगे, ये प्लस और प्लस लिखेंगे। अब देखो ये इसको क्या किए हैं, आपस में घटाए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस है। ठीक है, जो अचर पद का चिन्ह होता है उसी चिन्ह से पता चलता है घटेगा कि जुड़ेगा। इसका चिन्ह क्या है, माइनस, इसे आपस में घटेंगे। तो 33 माइनस कितना करेंगे 32 करेंगे। यहाँ x है तो x लिखेंगे, ये माइनस में 580 लिख देंगे। ये इक्वल टू कितना 0 है, 0 को लिखना भूलना मत। अब देखो ये 2x है, 2x² लिखेंगे, ये प्लस और प्लस लिखेंगे, ये इसका गुणा दोनों करेंगे। 33 x हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। कैसे माइनस लिखेंगे, ये प्लस है माइनस होगा, माइनस 32 x लिख देंगे, ये माइनस में 528 होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिएगा, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म। ठीक है, इसमें से कामा क्या लेंगे बताओ, कॉमन इसमें से क्या लेंगे हम, इसमें से यहाँ 33 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब कोई कॉमन लेगा, लेकिन है इसमें x है, इसमें x है, इसलिए हम x को कॉमन लेंगे। तो इसका इसमें भाग देंगे, यहाँ इसका मतलब यहाँ 2 है, x 2 है, तो एक x कट कैंसिल हो जाएगा इससे, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, इसका भाग देंगे, x कैंसिल, कितना बचा 33 बचा। तो ये माइनस से माइनस लेंगे। इसमें से क्या कॉमन लें, इसमें से क्या कॉमन लें कि दोनों को काट दे, यही होता है ना। तो यदि हम 16 कॉमन लेते हैं, 16 में 32 होता है, तो यदि हम 16 कॉमन लेंगे, 16 इसको काट देगा, 16 इसको भी काट देगा, 16 दूना 32, कितने बचेगा 2, यहाँ x है तो x लिखेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस होगा। अब 16 को इसमें भाग देंगे, 16 को इसमें भाग देंगे, देखो कैसे भाग दिया जाता है, देखो 528 है, इसको हमको 16 से भाग देना है, तो 16 दूना 32, 16 3 23, सोचो 64, 16 3 48, 16 3 48, 40 8 हो गया। अब देखो यहाँ इसकी उधार दी 12 हो गया, 12 में से 8 4 12, इसके पास क्या 4 बचा कैंसिल, ये 8 तो रह गया, तो 16 में 16 48 कितने बच गया 33 बार, इसका मतलब ये 48 पूरी बार कट गया, इसका मतलब कितना है 33 आया। इसका मतलब 16 का भाग इसमें देंगे तो कितने आएगा 33 ही आएगा। ठीक है, ये इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। ठीक, आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। देखो ये 2x + 33 2x + 33 दोनों में सेम है, तो इसलिए हम इसको एक क्वेश्चन में बंद कर लेंगे, जिसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। ठीक, ये x - 16 जो बचा है इसको दूसरे क्वेश्चन में लिख देंगे, ये इक्वल टू कितना होगा 0। अब देखो 2x + 33 और x - 16 बराबर 0 दिया है, तो एक बार इसको लेके 0 करेंगे, एक बार इसको लेके 0 करेंगे। ठीक है, अब 2x + 33 अगला पेज में देखिए, देखो यहाँ दिया है क्या 2x + 33, पर इसको लेके 0 कर लेते हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ 2x है, 2x वैसे ही करेंगे, ये प्लस है उस बगल जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू -33 हो जाएगा। देखो यहाँ पे गुणा है, यहाँ कुछ चिन्ह है इसमें गुणा है, एक्स का मान निकालना है, एक्स बराबर लिखेंगे -33। अब देखो गुणा है उस बगल जाएगा क्या भाग हो जाएगा, भाग मतलब 2 हो जाएगा। अब देखो ये जो आया है, ये चिन्ह ये माइनस में आया है, तो ये क्या अग्रा हो जाएगा, अग्रा जो कोई भी क्या होता है कि कोई भी आयत का क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए माइनस में आया, इसलिए अग्रा, इसको मतलब इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अगला लेके चलेंगे, अगला क्या है, अगला है x - 16 दिया है, तो अगला लिखेंगे x - 16 इक्वल टू 0 दिया है, इसको लेके चलेंगे। देखो x इस माइनस से इस बदल जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो क्या पूछा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन देख सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो किसको मैंने x माना था बताओ, x किसको माना था, लंबाई को x माना कि चौड़ाई को x माना था। देखो यहाँ पे क्या माना है, यहाँ पे हमने माना है क्या कि चौड़ाई को हमने x माना है, तो लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए भूखंड की लंबाई क्या है, ये है 2x + 1। यदि हम x के जो मान है इसमें रख देंगे तो हमको क्या लंबाई पता चल जाएगा, चौड़ाई पता चल गया। ये क्या है, ये जो है क्या है, चौड़ाई है, ये क्या है चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई ज्ञात करने के लिए x + 1 इसमें जोड़ देंगे, x का मान इसमें रख देंगे, x का मान कितना 16 है, तो 2 × 16 + 1 लिखेंगे। ठीक है, देखो 16 दूना 32 हो गया। पहले इसमें से क्यों नहीं जुड़े, क्योंकि भागु जोग का नियम होता है, मतलब क्या बॉडमास का नियम होता है, पहले b फिर o फिर d, मतलब यही तो पहले क्या करेंगे, पहले भाग हल करें, पहले ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ऑफ मतलब गुणा वाला ऑफ वाला जो होगा उसमें उसको हल करेंगे, फिर क्या होगा भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। तो इसमें से क्या है, पहले भाग है नहीं है तो भाग नहीं करेंगे, भाग दिया नहीं है तो गुणा दिया है तो पहले क्या गुणा करेंगे, तो 16 में 32 होगा, ये +1 होगा। 32 में एक जोड़ेंगे ना 33 होगा। ठीक है, ये मीटर में दिया है तो मीटर में लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा।
इसका मतलब ये भी मीटर में होगा, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी आसानी से आपको इस सभी क्वेश्चन को बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा बोर्ड के एग्जाम में, आपको 4 से 5 नंबर फिक्स है, मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? उसकी माँ किससे बड़ी है? रोहन से बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु, किनकी आयु बताओ, किनकी आयु, मतलब इनके दोनों का, उनकी आयु वर्षों में दिया है, उनकी आयु का गुणनफल, मतलब रोहन और माँ की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद 360 हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो इसको ही एक्स मानेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु एक्स को मान लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हल करते हैं, यहाँ लिखेंगे आंसर में हल में, यहाँ आपको लिख लीजिएगा हल, यहाँ पे हल हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको ऐसे लिख के आना है, हल लिखेंगे, ठीक है। देखो माना क्या मानेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु एक्स, माना रोहन की वर्तमान आयु कितना है। तो फ्रेंड्स थोड़ा लाइट की चमक ज़्यादा बढ़ गई इसलिए आपको नहीं दिख रहा था, अब अच्छे से दिख रहा होगा। देखो क्या माना है, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या माने हमने, एक्स माना है, एक्स वर्ष में दिया है ना, सभी वर्ष मानेंगे, ठीक है। एक्स वर्ष हो गया। तो देखो रोहन की माँ की अब आयु निकालेंगे, रोहन वर्तमान आयु मतलब रोहन की वर्तमान आयु को हमने एक्स मान लिया है, और रोहन की माँ की आयु निकालेंगे तो रोहन की यहाँ लिखेंगे रोहन, देखो यहाँ लिखेंगे रोहन की माँ की क्या लिखेंगे, आयु, ठीक है। क्या होगा देखो x + 26 कैसे इसमें दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, देखो भाई देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ही दिया है, ध्यान से देखो क्या दिया, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए हम रोहन को आयु को हमने x माना है, इसका मतलब रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है तो इसका मतलब x + 26 हो जाएगा। रोहन की माँ x मतलब रोहन की माँ जो है रोहन से बड़ी है तो रोहन की आयु हमने x माना है, तो माँ बड़ी है तो x + 26 में रोहन की माँ की आयु में क्या होगा, रोहन की आयु भी ऐड हो गया, ठीक है। तो उसमें ऐड हो जाएगा, देखो माना है कितना, अब देखो तो हम लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, देखो x माना है तो x + 26, ये रोहन की माँ इससे बड़ी है इसलिए इतना वर्ष हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ये है जो हमने ये लिखा है, ये प्रश्न के अनुसार ही हम लिख रहे हैं, ठीक है, जैसा प्रश्न में पूछा गया है, ठीक। तो अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन तथा उसकी माँ की आयु, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष, उससे पश्चात लिखा, पश्चात में बाद होता है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु 3 वर्ष बाद में जब पूछते हैं तो उसमें बाद मतलब प्लस का चिन्ह होता है, इसमें जुड़ेगा, बाद मतलब प्लस का चिन्ह इसमें जुड़ेगा। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, देखो रोहन की आयु क्या माने, एक्स माने हैं तो एक्स को ही मतलब 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, x + 3 ये हो जाएगी, 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 3 वर्ष। अब यहाँ लिखेंगे फिर 3 वर्ष बाद, देखो जब रोहन की आयु में 3 वर्ष बाद x + 3 हो गया तो माँ की भी आयु तो बढ़ेगी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष देखो 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, इसका भी आयु, इसकी माँ की आयु बढ़ेगी तो कितना, इसकी माँ की आयु कितनी थी पहले, x + 26 थी, अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 क्योंकि 3 वर्ष बाद पूछा है, तो क्या होगा, पहले कितना था, x + 26 में +3 जोड़ देंगे, ठीक है, इसको इतना जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पे कितना होगा, ये x वैसे ही होगा, फिर +26 में 3 जोड़े कितना होगा, 39 होगा, 29 होगा, 29, ठीक है, ये वर्ष में हो जाएगा, ये वर्ष में, ठीक है। आपको अच्छी तरह से मुझे देखिए समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए ऐसे ही आपको बोर्ड के एग्जाम में लिख के आना, ये इसी बोलते हैं थ्योरेटिकल, अगर ऐसे आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो इसको कैसे हल करते हैं,
अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो ये हो गया उनकी आयु, मतलब रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी का जो जैसा क्वेश्चन पूछा है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखते हैं अगला। ठीक है, देखो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, ये प्रश्नानुसार इसी बोलते हैं, प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार लिखेंगे। जैसे पूछा है वैसे लिखेंगे। x+3 इसको लिखेंगे, गुणनफल दिया है इसका गुणनफल और उसकी माँ के का आयु गुणनफल। तो इसके ना x+29 दिया है, x+29। ठीक है, ये दिया है। ठीक, तो कितना दिया है, बराबर 360 दिया है, 360 दिया है। तो अब इस समीकरण को हम हल करेंगे अच्छी तरह से। देखो क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे। पहले x है ना, तो पहले x लिखेंगे, इसमें x लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ये जो टर्म है पूरा यहाँ लिखेंगे, x+29 गुणा करने का यही आसान तरीका है। यहाँ प्लस है तो +3 लिखेंगे, फिर ये वाला टर्म फिर उतारेंगे, x+29 लिखेंगे। अब ये इक्वल टू 360 लिखेंगे। अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं, x को गुणा दोनों में करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, ये प्लस प्लस इसका गुणा करेंगे 29x हो जाएगा। ये प्लस लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 3x, ये प्लस इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9×3 = 27 की 7 हो जाएगा, 3×2 6, 6×2 8, इसका 87 हो जाएगा। इक्वल टू कितना होगा, 360 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से किए, देखो ये 29x 3x क्या है, x है दोनों में है, इसमें सजाती है, इसकी घात 1 है, इसमें जोड़ जाएगा। ठीक है, x² प्लस 29 में 3 जोड़े क्या होगा, 9×3 = 12, यानी क्या होगा 32 हो जाएगा। 32x ये प्लस है, प्लस ये 87 ये। अब देखो ये प्लस है, इस बगल आगे माइनस हो जाएगा, माइनस में 360 लिखेंगे। ये इस बगल आ गया, क्या बचा इसके बगल, 0 बचा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से देखिए, देखो इसको उतारेंगे, ये 32x। अब देखिए प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, ये अचर पद है, इसको आपस में जोड़ेंगे घटेंगे। ऐसे ही देखो प्लस माइनस माइनस होगा, इसमें मतलब आपस में घटेंगे। चिन्ह किसका आगे जो बड़ा होगा, ये 87 है, 360 है, बड़ा कौन है 360, इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए हम माइनस लगेगा। ठीक है, अब 360 में 87 घटाएंगे, देखो ये पहला टर्म है तो पहला टर्म से घटाएंगे, तो यहाँ 7 लिखेंगे, इसका मतलब 0, इसकी उधारे में 10 हो गया, 10 में से 7 गए थे कितना बचेगा 3। ठीक है, अब इसके कितना बचा, इसके पास बचा 5। अब देखो ये दूसरा टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये 8 यहाँ घटाएंगे, ये 5 हो गया, इसके उधार देंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो गया तो 8 7 15 होता है ना, तो इसमें 8 यहाँ 7 हो जाएगा। अब इसके पास क्या बचा, 2 बचा, 273 हो गया। ठीक है, देखो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब ये क्या बनेंगे, एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बनेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे। देखो गुणनखंड करने के हमने आसान तरीका बताया है, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आपस में गुणा करेंगे। ठीक, अब यहाँ जगह नहीं बचा है तो उस बगल लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो क्या है क्वेश्चन में, तो यहाँ लिखेंगे बराबर में x² फिर प्लस 32x माइनस कितना लिखेंगे, 273 लिखेंगे, 273 इसकी बराबर 0 होगा। अब देखो गुणाखंड कैसे किया जाता है, गुणाखंड देखो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अपन गुणा करेंगे, इसके बगल में 1 है, 1 गुणा 273 करेंगे, 273 ही आएगा, 273 आ गया। अब 273 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है कि गुणा करने पर 273 है, और वही आपस में घटाने पर, क्योंकि चिन्ह यहाँ माइनस है इसलिए आपस में घटाने पर बीच में टर्म आना चाहिए। बीच में टर्म क्या है, 32 है, आपस में घटाने पर 32 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यदि हम 39 को गुणा 3 में कर दें, नहीं सॉरी 3 नहीं 7 में कर दें, ये 7 है ना, तभी घटेगा तो 32 आएगा। देखो 39 में का गुणा 7 में करेंगे तो 273 आएगा, 9 7 63 की 3 और 7 3 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 होगा। ठीक है, देखो आपस में गुणा करने पर कितना आएगा, अभी आपस में घटाने पर 39 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 32 आ जाएगा। आप घटा के देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन को फाइंड कर रहा है, इसका मतलब 39 और 7 को लेकर हल करेंगे। देखो यहाँ x है तो x लिखेंगे, यहाँ प्लस है, देखो यहाँ माइनस है इसलिए आपस में घटेंगे। ठीक, 39 - 7, ठीक है, यहाँ भी x है तो x लिखेंगे, माइनस में 273 इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। देखो ये x² लिखेंगे वैसे ही, ठीक, ये प्लस प्लस लिखेंगे। ठीक, अब देखो इसका x को गुणा दोनों में करेंगे, 39x ये माइनस 7x ये माइनस में 273 लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब देखो ध्यान से देखिए, ये एक टर्म बन गया, ये दूसरा टर्म बन गया, तो इसमें x है, इसमें x है, इसलिए x कॉमन लेंगे, तो इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, ये प्लस प्लस इसका भाग देंगे तो x कैंसिल, 39 बचेगा। अब देखो यह माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इसमें से क्या कॉमन लें, x
7 कॉमन लेंगे, ठीक है। देखो 7 किसी में भाग देंगे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस होगा, 7 किसी में भाग देंगे क्या होगा 39, आपको भाग दीजिए, इसका भाग इसमें देंगे तो 39 ही आएगा, इक्वल टू 0 होगा। देखो एक्स प्लस 39, एक्स प्लस 39 सेम है, इसको हम एक क्वेश्चन में बंद कर लें 39, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में जो बचा एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 इसके बराबर 0 हो जाएगा। देखो एक बार इसको लेकर 0 करेंगे, एक बार इसको लेकर 0 करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। देखो एक बार इसको करते हैं, एक्स प्लस 39 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, ये एक्स का मान निकलना है, एक्स बराबर लिखेंगे, ये प्लस उस बगैर के माइनस हो जाएगा, माइनस 39। अब देखो ये अग्रा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस में इसका आंसर है। किसी भी जैसे किसी भी मनुष्य का आयु जो होता है माइनस में नहीं होता है, ठीक है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका कितना है 39 ईयर आया है, यानी वर्ष में आया है, इसलिए इसको अग्रा है, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेके चलेंगे, इसका ये आंसर नहीं है, तो हम इसको लेके चलेंगे। इसके बराबर इसके 0 लिखेंगे, ठीक है। एक्स माइनस 7 यहाँ पुनः लिखते हैं, पुनः, ठीक है, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स बराबर लिखेंगे, अब ये एक्स बराबर, ये माइनस हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा। देखो एक्स बराबर कितना आ गया 7 आ गया, इसका मतलब ये वर्ष में आ गया। अब देखो एक्स का मान 7 आ गया, एक्स के मान को हमने किसका मान माना है, एक्स को माना है रोहन की वर्तमान आयु माना है। तो इस प्रश्न पूछा, प्रश्न में क्वेश्चन क्या पूछा है देख लीजिए। प्रश्न पूछा है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, सिर्फ हमको रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो रोहन की वर्तमान आयु को हमने एक्स माना था, इसलिए एक्स का मान निकल गया, एक्स का मान कितना है 7। यदि हम इसमें पूछा है रोहन की वर्तमान आयु और उसके माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन हल करने पर एक्स के मान 7 आ गया, तो ये तो रोहन की वर्तमान आयु हो गया, ये क्या है रोहन की वर्तमान आयु है, ये रोहन की आयु है, ठीक है, रोहन की आयु है, ये रोहन की आयु है। और रोहन की माँ की आयु पूछता तो क्या होगा, यानी रोहन की माँ की आयु, देखो यहाँ रोहन की माँ की आयु हमने क्या माना है, रोहन की माँ की आयु एक्स प्लस 26 दिया है, तो रोहन की इसमें एक्स प्लस 26 में हम एक्स का मान रख देंगे, ठीक है, रोहन का मान रखेंगे तो रोहन की माँ की आयु पता चलेगा। यहाँ लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, ठीक है, आयु क्या है एक्स प्लस 26, ठीक है। एक्स में एक्स का मान कितना है, कितना है एक्स का मान, ये है ना एक्स का मान, ये एक्स का मान है भाई, यही तो है एक्स का मान, कितना 7 है, 7 प्लस 26 लिखेंगे, कितना है 7 7 6 13 33 साल, ठीक है, 33 वर्ष हो जाएगा, ठीक। इसका देखो जब रोहन 7 साल का रहा होगा तो उसकी माँ 33 साल की रही होगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन सभी जो हमने बताया है आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आपको बोर्ड के एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आपको बोर्ड के एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन लिख के आना है, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे या 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप शॉर्टकट करके आएंगे तो नंबर मिलेगा, लेकिन 1-2 नंबर मिलेगा, पूरा नंबर नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो ऐसे ही आपको सेम टू सेम करके आना है बोर्ड के एग्जाम में। उम्मीद है कि 2025 के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखो यदि आप नए चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखो आपके पास यदि किताब होगा तो डॉक्टर मनोहर की किताब आप ले लीजिएगा, उसमें प्रश्नावली 4A को आप खोल कर देख लीजिएगा, सेम यही क्वेश्चन हमने उसमें दिया होगा, वही क्वेश्चन हमने बताया है प्रश्न को, ठीक है, एकदम आसान तरीके से बताया है, तो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए। यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइए कि सर इस क्वेश्चन को आप शायद दोबारा बता दीजिएगा, हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास भी इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं कि इसमें अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो आप ताकि आपका फ्रेंड भी अच्छे नंबर पा सके मैथ में, ठीक है। किसी को बताने से, किसी को कुछ भी मतलब चैनल के बारे में बताने से, पढ़ाने से आपको भला होता है, ठीक है, भला करने में कोई हर्ज नहीं होता है। तो चलो फ्रेंड्स लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए, हम आपको जूम आउट करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास किताब ना हो डॉक्टर मनोहर का तो हम क्वेश्चन को लिख कर प्रोवाइड किए हैं, देख लीजिएगा, क्वेश्चन सेम टू सेम है, यही है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब क्वेश्चन को यहाँ से उतार सकते हैं। उम्मीद है कि ये कोई इस वीडियो को पसंद आया होगा, हमारे पढ़ाने के तरीक़ों को। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम
अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जो कि प्रश्नावली 4B को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यदि आप 1 से 9 तक क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।